मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज मौलिक अधिकारों की थोड़ी सी समीक्षा कर लें। पिछले चर्चाओं में मौलिक अधिकारों का हमने विस्तार से विवेचन किया, उस पर चर्चा की, और आज इन मौलिक अधिकारों के बारे में थोड़ी सी समीक्षा या कमेंट्स कर लें, इसकी थोड़ी सी आलोचना कर लें। केवल आलोचना ही नहीं, इसके पक्ष में जो बातें कही जा सकती हैं उसको भी यहाँ पर हम स्पष्ट करेंगे। मौलिक अधिकारों की समीक्षा करते हुए सबसे पहली बात यह कही जाती है कि मौलिक अधिकारों में इतने अधिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि ऐसा महसूस होता है कि मौलिक अधिकार एक हाथ से व्यक्ति को दिए गए हैं और दूसरे हाथ से उन मौलिक अधिकारों को ले लिया गया है, क्योंकि प्रत्येक मौलिक अधिकारों में किसी न किसी प्रकार का प्रतिबंध अवश्य ही लगाया गया है। ये प्रतिबंध इतने अधिक हैं कि ऐसा महसूस होता है कि मौलिक अधिकार कम हैं, उन पर प्रतिबंध अधिक हैं। इसकी समीक्षा करते हुए इसके पक्ष में यह बात कही जा सकती है कि दुनिया में ऐसा कोई अधिकार नहीं जिस पर प्रतिबंध न हो। यदि किसी अधिकार या स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं होंगे तो वे स्वच्छंदता का रूप ले लेंगे। क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है, वह अन्य लोगों के साथ रहता है, इसलिए अन्य लोगों के संदर्भ में भी व्यक्ति की स्वतंत्रताओं और अधिकारों पर प्रतिबंधों का होना अनिवार्य है। बिना प्रतिबंध के कोई स्वतंत्रता का उपयोग किया ही नहीं जा सकता। किसी भी अधिकार को आप व्यवहार में नहीं ला सकते जब तक कि आपको आपके अधिकारों में प्रतिबंध न हो। आपको गाना गाने का अधिकार है, स्वतंत्रता है, आप गाना गाइए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रात को 12 बजे बीच चौराहे पर माइक लेकर के जोर जोर से गधे के समान आवाज निकाल करके रेंकिए ताकि लोगों के शयन में बाधा पड़े। यह अधिकार नहीं है। तो प्रत्येक अधिकार के साथ इसी प्रकार से प्रतिबंधों का होना आवश्यक है। एक बात। दूसरी बात, 1947 के पहले ब्रिटिश शासन काल में लोगों की स्वतंत्रता पर सभी प्रकार के प्रतिबंध थे। हमें स्वतंत्रता थी ही नहीं। जब 1950 में नया संविधान बना तो आपको सभी प्रकार के अधिकार मौलिक रूप में प्रदान कर दिए गए। जिस प्रकार से एक भूखा आदमी है, 8-10 दिन तक वो भूखा है, कुछ नहीं खाया है, उसको 10वें दिन इतना ज्यादा भोजन मिल जाता है और वो इतना ज्यादा भोजन कर लेता है कि उससे अपच की बीमारी हो जाती है। इसी प्रकार से 1950 के पहले स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं थी। 1950 में आपको सभी प्रकार की स्वतंत्रता मिल गई। भारतीय जनता ने इसका दुरुपयोग करना प्रारंभ किया और आज हम अपनी इस स्वतंत्रता का जितना ज्यादा दुरुपयोग करते हैं, दुनिया के किसी भी देश में नागरिक जनता अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करती। और मूल बात यह है कि अधिकार हैं, लेकिन अधिकारों के उल्लंघन पर या इन प्रतिबंधों के उल्लंघन पर जो कार्यवाही होनी चाहिए वह किस सीमा तक कारगर है। आप मौलिक अधिकारों का, मान लीजिए आपके किसी प्रतिबंध का उल्लंघन किया तो आपके विरुद्ध कार्यवाही त्वरित गति से होती है या बिल्कुल धीमे धीमे गति से होती है? नहीं होती। भारत में इस प्रकार के अधिकारों के प्रतिबंधों को उल्लंघन करने को बहुत ही इग्नोर किया जाता है, उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है और लोग अपनी स्वतंत्रता का बहुत ज्यादा दुरुपयोग करते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड में इस प्रकार से दुरुपयोग नहीं होता। दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं वहां पर अधिकारों या स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग नहीं होता, क्योंकि वे समझदार हैं, अपने देश को सर्वोपरि मानते हुए व्यवहार करते हैं।
भारत में स्वार्थपरता इतना ज्यादा बढ़ चुकी है कि व्यक्ति देश की सेवा को, देश के हित को बिल्कुल नगण्य और उपेक्षणीय मानते हुए स्वतंत्रता का बहुत ज्यादा दुरुपयोग करते हैं। कौन क्या कर लेगा, लोगों के मन में कानून के प्रति कोई डर का भाव नहीं है। खुलेआम कानूनों का उल्लंघन करते हैं। उनको रोकने वाला, टोकने वाला, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। और यदि किसी व्यक्ति ने हिम्मत भी की तो उसको मुंह की खानी पड़ती है। आपको पूरे देश में हजारों ऐसे मामले मिल जाएंगे जहां पर कि कानून का स्पष्ट उल्लंघन होता है लेकिन कार्यवाही नहीं होती। यदि कार्यवाही होती है तो इतनी लंबी चौड़ी भारत की न्यायिक व्यवस्था है, इतनी जटिल न्यायिक व्यवस्था है कि 50 प्रकार के अपराध करने के बावजूद व्यक्ति आराम से छूट जाता है। तो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, यदि प्रतिबंधों को नहीं मानता है कोई व्यक्ति, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और भारत में सब होगा, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए आलोचकों का यह कहना सर्वथा ठीक नहीं लगता कि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध है। दूसरी चीज, निलंबन। मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। और कब किया जा सकता है? जब आपातकाल की उद्घोषणा की जाए। आपातकाल में व्यक्तिगत स्वतंत्रता महत्वपूर्ण नहीं होती, देश की सुरक्षा, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और यदि किसी देश में, हमारे देश में भी आपातकाल में यदि मौलिक अधिकारों को स्थगित कर भी दिया जाता है तो यह कमेंट्स का विषय नहीं हो सकता। दुनिया के सभी देशों में आपातकाल में नागरिक स्वतंत्रताओं पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, वो वहां पर व्यवस्थाएं की जाती हैं। हमारे देश में संविधान में ही इसका वर्णन कर दिया गया है कि संविधान के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि यदि आपातकाल की घोषणा हुई तो वहां पर देश की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता उस सीमा तक निलंबित कर दिए जाते हैं जिस सीमा तक वे देश की रक्षा के सामने रोड़ा बन करके उपस्थित होते हैं। तो निलंबन कोई गलत बात नहीं है। वैसे भी अनुच्छेद 20 और 21 को जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं और अधिकार हैं उसको अब निलंबित नहीं किया जा सकता। तीसरा, महत्वपूर्ण अधिकारों का अभाव है। कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिकार? 3 बातें इसमें मैं उल्लेख करना चाहूंगा। एक है काम का अधिकार, दूसरा है न्याय का अधिकार, तीसरा है आर्थिक सुरक्षा का अधिकार। जहां तक आर्थिक सुरक्षा का प्रश्न है, आर्थिक अधिकार या संपत्ति का अधिकार वर्तमान समय में कानूनी अधिकार बन गया है, तो अब व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा मिलने लगी है। जहां तक काम के अधिकार का प्रश्न है, प्रत्येक देश अपने राष्ट्र की, अपने देश की व्यवस्था के संदर्भ में लोगों के काम के अधिकार की गारंटी देता है। जहां पर विद्यमान व्यवस्थाएं पर्याप्त न हों, यदि शासन कोई काम सबको रोजगार देने में सक्षम नहीं है, तो वहां पर सब लोगों को रोजगार की, काम की गारंटी कैसे दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं दी जा सकती। विशेष करके साम्यवादी देशों में प्रत्येक लोगों को काम का अधिकार दिया जाता है। किसी भी साम्यवादी देश में कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता, काम का अधिकार होता है। लेकिन यह काम का अधिकार कम होता है, कर्तव्य अधिक होता है। कि प्रत्येक व्यक्ति जो सक्षम है शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, वह शासन से मांग करता है कि आप मुझे काम दीजिए, मैं अपना कर्तव्य करूंगा, और शासन उसको काम देता है। लेकिन जैसे एक उदाहरण के लिए ले लीजिएगा, यदि मान लीजिए एक वर्ष में 10,000 इंजीनियर डिग्री लेकर के बनते हैं, 10,000 इंजीनियर मान लीजिए तैयार होते हैं, या 10,000 डॉक्टर्स तैयार होते हैं, तो क्या हर वर्ष 10,000 इंजीनियर या 10,000 डॉक्टरों का पोस्ट खाली रह सकता है? यह संभव नहीं है। तो फिर जो भी व्यक्ति अपनी शिक्षा प्राप्त कर लेता है,
उसको वह जब काम मांगने जाता है तो उसकी योग्यता को ध्यान में नहीं रखते, उसको बोलते चल तू फावड़ा कुदाली पकड़, चल मिट्टी खोद। काम तुमको मिलेगा और काम करने से तुम इनकार नहीं कर सकते। तो काम का अधिकार केवल साम्यवादी देशों में संभव है, दूसरे किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में संभव नहीं है। लेकिन भारत में सरकारें क्या करती हैं? केवल वोट पाने के उद्देश्य से लड़कों को बेरोजगारी भत्ता दे करके वोट पाने की कोशिश करती है, लुभाने का कोशिश करती है। चुनाव हो गया, 5 साल में चुनाव होंगे तो 4 साल तक कुछ भी नहीं करेंगे, 5वें वर्ष में उनको बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की जाती है ताकि 5वें साल में जो चुनाव होगा उस चुनाव में उनको वोट मिल सके। यदि इतने ही जनता के हित चिंतक है, बेरोजगार के हित चिंतक है, तो जैसे उनको सत्ता मिली चुनाव के तत्काल बाद बेरोजगारी भत्ता की घोषणा क्यों नहीं की जाती? ये केवल वोट की राजनीति है। और जहां तक न्याय का प्रश्न है, न्याय की प्राप्ति करना या न्याय लोगों को देना प्रस्तावना में उल्लिखित है। मौलिक अधिकारों के चैप्टर में कहीं पर भी न्याय का उल्लेख नहीं है, मतलब हमें न्याय का अधिकार नहीं है। लेकिन न्यायालय ने व्यक्ति के न्याय के अधिकार को मान्यता प्रदान की है। तो इसके बारे में एक बात कही जा सकती है, यदि न्याय का अधिकार लोगों का मौलिक अधिकार नहीं है, संविधान में उल्लिखित नहीं है, तो फिर इसे न्यायपालिका ने दिया है। मतलब न्याय देना न्यायपालिका का हम पर एक उपकार है, हमारा अधिकार नहीं है। क्या इसीलिए न्यायपालिका न्याय देने में इतना ज्यादा विलंब करती है? क्योंकि न्यायपालिका ने हमको न्याय का अधिकार दिया है, तो न्याय देना न्यायपालिका का हमको ऐसा महसूस होता है कि हम पर एक उपकार है कि हमको न्यायपालिका दे रहा है। तो क्या न्यायपालिका इसलिए हर न्याय देने में विलंब करता है? ये एक महत्वपूर्ण चीज है। फिर महंगी न्याय व्यवस्था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में जो वकील दलील देने के लिए उपस्थित होते हैं, जो लोगों का केस लड़ते हैं, कितने महंगे हैं आप सोच भी नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट में एक एक हियरिंग का 10 लाख से 50 लाख रुपए तक चार्ज किया जाता है। क्या यह सामान्य व्यक्ति इतना ज्यादा व्यय का वहन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में तो केवल पैसे का खेल चलता है। जितना बड़ा वकील उतना ज्यादा उसकी फीस। आम जनता इसको बियर नहीं कर सकती। फिर संशोधन। मौलिक अधिकारों में संशोधन किए जा सकते हैं, मूल ढांचा को पर कायम रहते हुए संशोधन किया जा सकता है। लेकिन यह संशोधन कौन करेगा? संसद करेगी। और संसद का मतलब सत्तारूढ़ पार्टी, सत्तारूढ़ दल। अभी तक भारत का अनुभव यह बताता है, हमारा यह अनुभव बताता है कि जब जब सत्तारूढ़ दल ने चाहा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों में मन मर्जी संशोधन किया, कम किया। तो वैसे भी संसदीय शासन में संसद की चलती है। संसद का मतलब सत्तारूढ़ दल होता है, सत्तारूढ़ दल मनमाना करता है। इसके बाद निवारक निरोध कानून। निवारक निरोध कानून का उल्लेख दुनिया के किसी दूसरे देश के संविधान में नहीं होता सामान्य रूप में, और इसका उपयोग विशेष करके आपातकाल में किया जाता है। लेकिन भारत में मौलिक अधिकारों के चैप्टर के अंदर स्वतंत्रता के अधिकार के जस्ट बाद, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के तत्काल बाद निवारक निरोध कानून की व्यवस्था की गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आलोचक कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि आपको उल्लेख करना भी था तो आपको संविधान के किसी दूसरे जगह कर लेना था। लेकिन मौलिक अधिकारों के चैप्टर में आप निवारक निरोध कानून की व्यवस्था कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। लेकिन भारत में हमेशा से, शुरू से लेकर आज तक विघटनकारी तत्व सक्रिय रहे हैं। इन पर नियंत्रण करना, इनको नियंत्रित करना
इनको वश में रखना, दबा कर रखना भारत के लिए बहुत जरूरी है। आए दिन भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते हैं। क्या इन लोगों को, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए या दंडित किया जाना चाहिए? निश्चित रूप से निवारक निरोध अधिनियमों का होना कम से कम भारत जैसे देश के लिए आवश्यक है, जहां पर कि विघटनकारी तत्व, भारत के टुकड़े करने वाले, भारत को खंडित करने वाले तत्व जहां पर विद्यमान हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और यह गलत नहीं है। हाँ, यह कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों के चैप्टर में इसका उल्लेख नहीं होना चाहिए था, दूसरी जगह होना चाहिए था, लेकिन हो चुका। इसका हमें कोई अफसोस नहीं करना चाहिए और इसका उपयोग ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर किया जाना चाहिए जो भारत को खंडित या विभाजित करने की प्रवृत्ति रखता है। ये 6 प्रकार की आलोचनाएं और प्रत्यालोचनाएं, समालोचना हमने देखी और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भारत में मौलिक अधिकार दुनिया के किसी भी उदारवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की तुलना में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं इनका अच्छी तरह से पालन नहीं किया जाता। कार्यवाही बहुत धीमे गति से होती है, जटिल तरीके से होती है, इसलिए लोगों में भय का भाव नहीं है। ये मौलिक अधिकार। अब देखें मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में उल्लिखित नहीं था। श्रीमती गांधी के कार्यकाल में सरदार स्वर्ण सिंह, जो भारत के विदेश मंत्री थे और भी विभिन्न मंत्रालयों में रह चुके थे, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, एक समिति बनाई गई और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित होने की अनुशंसा की। तो संविधान में 42वां संशोधन, जो कि 1976 में किया गया था श्रीमती गांधी के नेतृत्व में, उनके समय में, संविधान के अनुच्छेद 51 क में इन 10 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से मौलिक अधिकार है, इनका संक्षिप्त में देखें। पहला, संविधान का पालन और राष्ट्रीय चिन्हों का, प्रतीकों का सम्मान करना। यह संविधान का पालन करना बहुत ही अच्छा सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है, क्योंकि हम संविधान के अधीन जीवन यापन करते हैं, इसलिए उस संविधान के प्रति हमारे मन में भाव होना चाहिए। इसी प्रकार से जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय चिन्ह हैं, ऐसी चीजों के प्रति भी सम्मान का भाव होना चाहिए। दूसरा, उच्च आदर्शों का सम्मान करना। स्वतंत्रता संघर्ष के समय में हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने जिस भावना से प्रेरित होकर के स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया, उन उच्च आदर्शों को हमें अपने मन में बनाए रखना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। तीसरा, देश की अखंडता, एकता और प्रभुसत्ता को बनाए रखना। दुनिया के किसी भी देश में देख लीजिएगा, प्रत्येक राष्ट्र का यह दायित्व होता है, सबसे पहला दायित्व होता है देश की सुरक्षा की व्यवस्था करना, देश की अखंडता और एकता को बनाए रखना, देश की प्रभुसत्ता को सुरक्षित रखना, और यह भी कर्तव्य में सम्मिलित किया गया है। चौथा, देश की रक्षा करना, देश की सेवा करना। यदि आवश्यकता पड़ी तो सैनिक सेवा देने में भी कोई परहेज न करना, क्योंकि जब तक देश है तब तक आप हैं। जब तक देश में एक स्थिर सरकार है तब तक आप हैं। यदि देश में स्थिर सरकार नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी पूरी पूंजी, आपकी पूरी संपत्ति, आपके सब कुछ कब खत्म हो जाएगा कोई भरोसा नहीं। अफगानिस्तान को देख लीजिएगा, जैसे वहां से अमेरिका हटा, तालिबानी सरकार की स्थापना हुई, किस प्रकार से लोग भागने लगे थे। वर्षों से जमी जमाई पूंजी, व्यवस्था, कारोबार पूरा खत्म। तो देश को स्ट्रांग होना चाहिए। फिर सामूहिक भाईचारा, स्त्रियों का सम्मान करना, सबके साथ मिलजुल करके रहने की प्रवृत्ति, बंधुत्व का भाव, ये बंधुत्व प्रस्तावना में भी उल्लिखित है, और स्त्रियों के प्रति सम्मान का भाव रखना। आगे, भारतीय संस्कृति की परंपरा को बनाए रखना,
विश्व शांति की धारणा, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा, योगः कर्मसु कौशलम, विद्या ददाति विनयम, योग क्षम वहाम्यहम, ये सब भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। इस परंपरा को बनाए रखना और उसका सम्मान करना, उसके अनुकूल आचरण करना। फिर प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा, क्योंकि पर्यावरण, यदि आप पर्यावरण के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, पर्यावरण कभी भी आपको दुखी नहीं करेगा। और यदि आप प्रकृति के साथ कोई गलत काम करते हैं तो प्रकृति किसी को माफ नहीं करती है। तो प्राकृतिक पर्यावरण को बनाए रखना और जितने भी प्राणी हैं दुनिया में, न केवल मनुष्य अपितु दुनिया के किसी भी प्राणी के प्रति एक अच्छा भाव रखना कि सब के सब एक ही ईश्वर की संतानें हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई जानवर हो। और वैज्ञानिक मनोदशा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, मानवतावाद को प्राथमिकता देना और अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज, वैज्ञानिक अनुसंधान को और व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयास करना। 9वां, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हिंसा का परित्याग करना। यदि हिंसा को हम अपने जीवन से पूरी तरह से समाप्त कर दें तो पूरी दुनिया में न केवल शांति की स्थापना होगी अपितु व्यक्ति का जीवन का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा। लेकिन हम 21वीं शताब्दी में भी रहते हुए हिंसा को आज अपनाते रहते हैं। और 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के द्वारा राष्ट्र के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करना। ये है 10 प्रकार के कर्तव्य। लेकिन समीक्षा में यह कहा जा सकता है कि इन मौलिक अधिकारों का पालन करना अनिवार्य नहीं है, एक। और यदि कोई व्यक्ति इन अधिकारों, इन कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो दंड की व्यवस्था भी नहीं की गई है। ये मौलिक कर्तव्य हुए। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1976 में चूंकि उस समय भारत का झुकाव बहुत ज्यादा सोवियत व्यवस्था की ओर हो गया था, सोवियत संघ की ओर हो गया था, इसलिए सोवियत संघ को खुश करने के लिए इसे मौलिक कर्तव्य बना करके संविधान में सम्मिलित किया गया। ऐसी भी चर्चा की जाती है कि सोवियत संघ को खुश करना भी इस मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का एक कारण हो सकता है, और यह सही भी है। क्योंकि जब संविधान बना था तो उसमें मौलिक कर्तव्य पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। ये बात सही है कि प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य का भाव भी जुड़ा होता है, लेकिन फिर भी सबके, दुनिया के सभी देशों में देख लीजिएगा, अधिकार है तो कर्तव्य भी है। कर्तव्य व्यक्ति की विवेक पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। और विशेष करके साम्यवादी देशों में अधिकारों के साथ कर्तव्य पर ज्यादा जोर दिया जाता है, अधिकार पर कम, कर्तव्यों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। यह है मौलिक कर्तव्य। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।